इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को जीतने का सपना ही नहीं देखा बल्कि उसे सच कर दिखाया। क्या आप जानते हैं उस महान योद्धा के बारे में जिसने कम उम्र में ही आधी दुनिया पर अपना झंडा लहरा दिया, जिसकी रणनीति, साहस और नेतृत्व आज भी इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां आज हम लेकर आए हैं सिकंदर महान से जुड़े 40 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सवाल न सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको दिलाएंगे बढ़त। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक इतिहास यात्रा के लिए, जहां हर सवाल आपको ले जाएगा उस दौर में जब सिकंदर सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि एक तूफान था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न है बेहद खास। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा विदेशी एवं पहला यूनानी आक्रमणकारी कौन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सिकंदर थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिकंदर थर्ड को ही सिकंदर महान कहा जाता है। इसके अलावा इनका जो यूनानी नाम है वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्या है? अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से इनको जाना जाता है। भारत में इनके नाम का अपभ्रंश करके इनको सिकंदर महान के नाम से जाना गया। ठीक है, एक बात याद रखना है, अलेक्जेंडर थर्ड भारत पर आक्रमण करने वाले पहले यूनानी आक्रमणकारी थे जिनको भारत में सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के पिता का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है फिलिप द्वितीय। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था। देखिए, सिकंदर महान के घोड़े का नाम था बुकेफेलस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सिकंदर के गुरु का नाम क्या था जिन्होंने उन्हें राजनीति, दर्शन और युद्ध नीति की शिक्षा दी थी। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अरस्तु, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सिकंदर की माता का नाम क्या था। तो देखिए, सिकंदर की माता का नाम था ओलंपिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिकंदर महान कितने वर्ष की आयु में मैसिडोनिया का शासक बना था। तो इसका सही आंसर है 20 वर्ष की आयु में सिकंदर महान मैसिडोनिया के शासक बने थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि सिकंदर कहाँ का राजा था। तो उसका सही आंसर है मैसिडोनिया का। जैसे पिछले क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे इसका आंसर तो आप, कि सिकंदर महान मैसिडोनिया के शासक थे जिसको मकदूनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये बात याद रखनी है आपको। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास का एकमात्र इतिहास पुरुष कौन था जिसका जन्म, मरण एवं दफन 3 अलग अलग महाद्वीपों में हुआ था। यानी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा इतिहास पुरुष कौन है जिसका जन्म एक अलग महाद्वीप में हुआ, मृत्यु अलग महाद्वीप में हुई और जबकि दफनाया गया उसको अलग महाद्वीप में। ऐसा इतिहास पुरुष कौन है। तो इसका सही आंसर है सिकंदर महान। ऐसे इतिहास पुरुष हैं, एकमात्र हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए, सिकंदर फैक्ट्स में देख लीजिए कि सिकंदर महान का जो जन्म है वो मैसिडोनिया में हुआ था जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। 356 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। बात करें इनकी मृत्यु की तो सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोनिया में हुई थी जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। 323 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और उस समय 32 से 33 वर्ष की अवस्था के थे। ठीक है, एक बात याद रखनी है। अगर सिकंदर महान को कहाँ दफनाया गया था तो सिकंदर महान को दफनाया गया सिकंदरिया में जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो याद रखना है इनका जन्म हुआ यूरोप महाद्वीप में, इनकी मृत्यु हुई एशिया महाद्वीप में, इनको दफनाया गया अफ्रीका महाद्वीप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिकंदर के द्वारा हकमनी राजधानी पर्सिपोलिस का दहन कब किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर है 331 ईस्वी में सिकंदर महान के द्वारा हकमनी शासक डेरियस यानी दारा तृतीय की राजधानी थी पर्सिपोलिस, इसको क्या किया गया था, दहन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने अंतिम पारसिक यानी हकमनी शासक डेरियस यानी दारा तृतीय को किस युद्ध में हराया था।
किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है आरवेला के युद्ध में। इसको गोगामेला के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये युद्ध 330 ईसा पूर्व से लेकर 331 ईसा पूर्व के मध्य लड़ा गया था, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिकंदर द्वारा हिंदू कुश के पार पूर्वी ईरान पर विजय कब प्राप्त की गई थी सिकंदर महान के द्वारा? तो याद रखना है इसका सही आंसर है 327 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर है 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो याद रखना है सिकंदर महान के जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध के शासक थे घनानंद। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे, ये बात भी याद रखनी है। नंद वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे घनानंद। और इनकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इनकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद में मगध पर एक नवीन राजवंश यानी मौर्य राजवंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब तथा सिंध के गणतंत्रों एवं राजतंत्र राज्यों में कितनी स्वतंत्र शक्तियों का वर्णन डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर है 28 स्वतंत्र शक्तियों का। ठीक है, तो याद रखना है डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब तथा सिंध के गणतंत्र एवं राजतंत्रों की संख्या कितनी बताई है? 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है इसमें। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा राजतंत्र जो सिंधु नदी के डेल्टा में स्थित था, जिसमें यूनान के स्पार्टा शहर की भांति द्वय राज्य प्रथा विद्यमान थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो वह राज्य है पाटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसका फैक्ट्स भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि यह राजतंत्र सिंधु नदी के डेल्टा में बसा हुआ था। इसकी राजधानी क्या थी? पाटल थी, यानी इस राज्य का नाम था पत्तल। क्या नाम था? पत्तल नाम था। और पाटल क्या थी? इसकी राजधानी थी। यूनानी लेखन के अनुसार यहाँ स्पार्टा के समान है राज्य यानी द्वैराज्य प्रथा थी। पत्तल में बुजुर्गों की सभा यानी कुलवृद्धों की समिति की सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे। यही सिकंदर की भारत में अंतिम विजय थी। उसने यहाँ का शासक यानी क्षत्रप पिथोन को बनाया था। किसको बनाया था? पिथोन को बनाया था, पाटल का क्षत्रप। ठीक है, ये बात याद रखना है। अगला है सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना है। तो सिकंदर भारत आया था खैबर दर्रे से होकर। हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे से होकर सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया था, ये बात याद रखनी है। सिकंदर ने पहले काबुल को जीता। किसको जीता? काबुल को, यानी बल्ख प्रदेश, यानी जो बल्ख प्रदेश यानी वर्तमान में जो हमारा अफगानिस्तान का क्षेत्र है उसको बल्ख प्रदेश या बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था। तो इस बल्ख प्रदेश को जीतने के बाद में सिकंदर हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रे के मार्ग को पार करके भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत में कुल कितने समय रहा था? तो सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रहा था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के भारत विजय अभियान के दौरान सिकंदर के सैनिकों ने किस नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो याद रखना है, तो सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी के आगे बढ़ने का क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो याद रखना है सिकंदर ने आधे से भारत को जीत लिया था, पंजाब सिंध प्रांतों को बिल्कुल जीत लिया था। और 19 महीने तक चले युद्धों की वजह से सिकंदर महान के जो सैनिक थे वो काफ़ी हद तक बीमार भी थे और कुछ घायल भी थे, थके हारे हुए थे। लेकिन जैसे ही वो व्यास नदी के तट पर पहुंचे तो सिकंदर महान के जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया कि आगे जाने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप सिकंदर महान को व्यास नदी से ही वापस अपने देश लौटना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में प्रवेश करने के लिए सिकंदर ने सिंधु नदी को किस स्थान पर पार किया था? सही आंसर है उन्द नामक स्थान पर सिकंदर महान ने सिंधु नदी को पार किया था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु व झेलम के मध्य तक्षशिला राज्य का राजा कौन था जिसने सिकंदर के आगे समर्पण कर उसे सहयोग का वचन दिया था? तो इसका सही आंसर है आम्भी। क्या है? आम्भी, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस भारतीय शासक के साथ सिकंदर महान ने गठबंधन किया था? तो याद रखना है, गठबंधन किया था आम्भी के साथ किया था, तक्षशिला का ये शासक था। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे हाइडे स्पीच यानी बितस्ता का युद्ध किन राजाओं के मध्य हुआ था? हाइडे स्पीच झेलम नदी का क्या है? यूनानी नाम है। क्या है? यूनानी नाम है झेलम नदी का। ये बात आपको याद रखनी है। तो झेलम नदी का युद्ध भी बोल सकते हैं, इसको झेलम का युद्ध भी बोल सकते हैं। तो याद रखना है, जो हाइडे स्पीच या बितस्ता का युद्ध है ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था, झेलम नदी के किनारे हुआ था, और ये युद्ध हुआ था सिकंदर महान और राजा पोरस के मध्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका फैक्ट्स देख लीजिए, फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस युद्ध में राजा पोरस की क्या होती है? हार होती है, लेकिन इसकी वीरता से क्या है? सिकंदर काफ़ी प्रभावित होता है और इसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर इसका राज्य लौटा देता है तथा इसके राज्य का क्या कर देता है? विस्तार भी कर देता है। ससम्मान इसके राज्य को क्या करता है? सिकंदर लौटाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि राजा पोरस का राज्य कहाँ स्थित था? ठीक है, तो याद रखना है, राजा पोरस का जो राज्य है वो कहाँ स्थित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो राजा पोरस का जो राज्य था वो झेलम तथा चेनाब नदियों के मध्य स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका फैक्ट्स जरूर पढ़िएगा कि पोरस के राज्य को पौरव या पूर्ववास के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र वर्तमान में पंजाब के नाम से तथा रामायण काल में केकई जनपद के नाम से जाना जाता था। राजा पोरस वैदिक कालीन पुरुवंश से संबंध रखते थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध भूमि में सैनिकों की बड़ी संख्या में मारे जाने अथवा आहत हो जाने पर किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो इसका सही आंसर है मस्सग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका फैक्ट्स अवश्य पढ़िएगा। इसका फैक्ट्स है कि यह अश्वक राज की राजधानी थी। जो मस्सग है ये किस राज्य की राजधानी थी? अश्वक राज की राजधानी थी। यहाँ युद्ध करते समय सिकंदर घायल हो गया था और उसने सभी नर नारी बच्चों आदि को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, कौन से इतिहासकार व विद्वान सिकंदर के साथ भारत आए थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है निरयाकस, एनसिक्रिटस, एरिस्टोबुल्स। ये विद्वान व इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि अश्वक राज की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था? तो मैंने अभी बताया कि अश्वक राज की जो राजधानी थी वो क्या थी? मस्सक थी। और यहाँ पे स्त्रियों ने भी सिकंदर महान की सेना के विरुद्ध क्या किए थे? अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे। ठीक है, तो याद रखना है, अश्वक की स्त्रियों ने युद्ध किया था सिकंदर महान के विरुद्ध। और सिकंदर महान कौन थे? यूनानी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों के विरुद्ध। ठीक है, युद्ध में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है कि पोरस के बाद सिकंदर ने किसे पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है ग्लॉग निकाय व कठ जातियों को पोरस के बाद सिकंदर ने क्या किया था? पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिकंदर के आक्रमण के समय किस प्रदेश में महाजनों की एक समिति के साथ दो राजा शासन करते थे? मैंने अभी बता दिया है इसके बारे में। तो वो जो प्रदेश था वो था पत्तल। क्या था? पत्तल। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फैक्ट्स देख लीजिएगा फिर से इसका कि यह राजतंत्र सिंधु नदी के डेल्टा में बसा हुआ था। इसकी राजधानी क्या थी? पाटल थी। और यूनानी लेखन के अनुसार यहाँ स्पार्टा के समान क्या है? राज्य यानी द्वैराज्य प्रथा थी। पत्तल में बुजुर्गों की सभा यानी कुलवृद्धों की समिति की सहायता से दो वंशानुगत राजा शासन करते थे। और ये क्या है? सिकंदर की भारत की अंतिम विजय थी। पत्तल की विजय अंतिम विजय थी। और उसने यहाँ का शासक किसको बनाया था? पिथोन को बनाया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? तो इसका सही आंसर है गांधार से होती थी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वे लगभग 20,000 नागरिक किस भारतीय गढ़ के थे जिन्होंने शौर्यपूर्वक सिकंदर का प्रतिरोध करने के बाद अपनी पत्नी बच्चों के साथ आत्मदाह कर लिया, जैसे परवर्तीकालीन राजपूत जौहर प्रथा का पूर्वानुमान
कर रहे हो, तो वो था आगालसोई गांव। ठीक है, वो गढ़ कौन सा था? आगालसोई था। इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, आगलसोई। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, सिकंदर का भारत से वापस जाना कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 324 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी अधिवास बुकेफेला स्थित है, तो याद रखना है यूनानी अधिवास बुकेफेला झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत विजय की उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर ने भारत विजय की उपलक्ष्य में निकैया नामक नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और निकैया का अर्थ होता है विजयनगर। क्या होता है? विजयनगर। ठीक है, ये बात याद रखना है, विजयनगर। और यूनानी भाषा में इसको बोलते हैं निकैया। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रिय घोड़े की याद में सिकंदर ने किस शहर की स्थापना की थी? तो याद रखना है, अपने प्रिय घोड़े की याद में सिकंदर ने बुकेफेला नामक नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कंधार क्षेत्र में सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना है, कंधार क्षेत्र में सिकंदर महान के द्वारा सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने भारत से वापस जाते हुए सेना का एक भाग समुद्री मार्ग से किसके साथ भेजा था? तो इसका सही आंसर है निर्याकस के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये बात याद रखना है। निर्याकस सिकंदर महान के जहाजी बेड़े का क्या था? सेनापति था, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने क्षत्रप प्रणाली मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किससे किया था? तो इसका सही आंसर है यूनानियों से ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जो सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ था कौन सा था? तो याद रखना है, सिकंदर के आक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र आर्थिक जीवन था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारोपीय भाषा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर है इराक से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिकंदर के साम्राज्य का त्रिपेरेदिसस में विभाजन कब हुआ था? त्रिपेरेदिसस में कब विभाजन हुआ था? तो याद रखना है, ये विभाजन हुआ था 323 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर ने अपने संपूर्ण विजित क्षेत्र को कितनी प्रशासनिक इकाइयों में बांटा था? तो 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका फैक्ट्स देख लीजिए, वो 4 प्रशासनिक इकाई कौन कौन सी थी? तो याद रखना है कि प्रथम प्रांत, 4 प्रांतों में अपने जीते हुए क्षेत्र को बांटा था सिकंदर महान ने। प्रथम प्रांत था सिंधु के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग, ये प्रथम प्रांत में आते थे। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ का जो शासक नियुक्त किया था वो फिलिप को नियुक्त किया था, यानी शासक को यूनानी क्षत्रप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षत्रप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नियुक्त क्षत्रप था वो था फिलिप। दूसरा प्रांत है सिंधु तथा झेलम के बीच का भूभाग। ठीक है, और यहाँ पे किसको शासक बनाया? आम्बी को शासक बनाया था। यहाँ पे जो नियुक्त क्षत्रप था वो आम्बी था। तीसरा प्रांत है झेलम नदी के पूर्वी भाग से ब्यास नदी तक का क्षेत्र, और यहाँ पे जिसको शासक बनाया था वो थे राजा पोरस। ठीक है, यहाँ पे राजा पोरस को क्षत्रप नियुक्त किया था। चौथा प्रांत है सिंधु नदी का निचला भाग, और यहाँ पे जिसको क्षत्रप नियुक्त किया था उसका नाम है पिथोन। यहाँ पे किसको राजा बनाया था? पिथोन को राजा बनाया था। ये सारी बातें याद रखिएगा। ये थी दोस्तों सिकंदर महान से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवं फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपनी कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।